जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2022 नज़दीक आ रहा है और परीक्षा के नज़दीक हम जब यह चिंता में रहते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हमारे क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं, हम या फिर अभी और भी चीज़ें हमें पढ़नी बाकी है, ऐसे समय में मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितनी भी पढ़ाई की या जो भी सिलेबस है, आप मात्र रिवीजन पे ध्यान दें और उसके साथ साथ हमारे जो मॉडल पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इन मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट को आप देखें और समझें कि किस तरह से जो है परीक्षाएं हो रही हैं या कैसे एसएससी बार बार प्रश्न पूछ रही है। मैं बार बार जो है 1 से लेकर के 4 प्रैक्टिस सेट में आपको करवा चुका हूं। 5वां प्रैक्टिस सेट आज मैंने लॉन्च किया है हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म में। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आम प्रैक्टिस सेट नहीं है, यह एसएससी द्वारा बार बार अपनी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों की सीरीज जो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि जो एसएससी कई बार रिपीट की है, इन प्रश्नों को एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो या अन्य एग्जाम जो एसएससी लेती है, उन सारे एग्जाम्स में एसएससी बार बार इन प्रश्नों को रिपीट करती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पर्वतों से संबंधित प्रश्न पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, काराकोरम पर्वत, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी पटकई पहाड़ियां। आप देखिए, इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों, तो कृपया मैं कहूंगा कि आप अपने कॉपी में नोट करें कितने प्रश्न आप बना पा रहे हैं। यह प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है। अगर यह प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से हमें यह बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कितना आपका जो है एक क्वेश्चन सही हो रहा है, कहां तक आपका लेवल है। जीएस के प्रश्न और एक अच्छी खासी मात्रा में जीएस का प्रश्न आता है। आप जानते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी टॉपिक है, उसके अलावा अगर आपका जीएस वीक है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कारगर होगा प्रैक्टिस सेट और रिवीजन। बाकी फाउंडेशन बैच या बहुत ज़्यादा क्लास करके लास्ट समय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न हमारा होता है, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि अरावली पर्वत श्रेणी क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पूर्वी पर्वत श्रेणी, पूर्वी पर्वत श्रेणी के बारे में कि पूर्वी पर्वत श्रेणी श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले तो अरावली है। अरावली पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी पर्वत श्रेणी है। अरावली जो है पूर्वी नहीं, हमारी पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, इसको ध्यान रखेंगे। पश्चिमी पर्वत श्रेणी में आती है और यह राजस्थान में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान की लोकल भाषा में इस अरावली पर्वत को कई बार जो है राजस्थान की लोकल भाषा में आपने सुना होगा, एग्जाम परीक्षाओं में पढ़ा भी होगा, आडावाला पर्वत कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी को ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। आडावाला पर्वत, ये राजस्थान की वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं आडावाला पर्वत, इसको ध्यान देंगे आप। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है काराकोरम। काराकोरम के बारे में आप जानते हैं, काराकोरम जो है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो है ट्रांस हिमालय की, ये हिमालय जो हमारा पर्वत है, हिमालय का भी जो हमारा जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो है चोटी, उसमें से काराकोरम। इसका एक ट्रिक भी होता है, कलेजा पर, कलेजा पर, कलेजा पर क्या है, क से काराकोरम, ले से लद्दाख, इसको ध्यान रखेंगे, जा से जास्कर और पर से पीर पंजाल। यह सभी जो है ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। तो यह भी उत्तर चूंकि हिमालय उत्तर में है तो यहाँ पे आपके पूर्वी पर्वत श्रृंखला पूछा है, तो यह भी कट जाता है और यह भी कट जाता है। और शिवालिक जो है निम्न हिमालय का भाग है, तो ये तो होता नहीं, ये भी जानते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है शिवालिक, इसको भी आप जानते हैं। इसके बाद बचता है आपका पटकई पहाड़ियाँ। पटकई पहाड़ियाँ, पटकई बूम पहाड़ियाँ आप कई बार सुने होंगे दोस्तों। भारत और म्यांमार का जो है बॉर्डर इस तरह से पटकई पहाड़ियाँ बनाती हैं। ये यहाँ पर जो है इस तरह से आप म्यांमार जब देखते हैं तो भारत म्यांमार, यहाँ पर आपका म्यांमार है और यहीं पर आपका जो है मेघालय है। और मेघालय में 3-4 पहाड़ियाँ आपने सुना होगा। एक बार बार आप सुनते हैं गारो, खासी, इस जनजातियाँ भी वहाँ की हैं, और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया के बारे में आप सुनते हैं। ये जनजातियां हैं और ये तीनों पहाड़ियां भी है। खासी जो है जहाँ पर काफी वर्षा भी होती है, मासीराम मेघालय जहाँ पर स्थित है। तो ये तीनों पहाड़ियां और इन्हीं के साथ एक चौथी पहाड़ी आप पढ़ेंगे, पटकई बूम पहाड़ी, पटकई बूम पहाड़ी, ये भी आप जो है समझेंगे। पटकई बूम पहाड़ी पूर्वी पर्वत श्रेणी म्यांमार से सीमा बनाती हुई जो पटकई पहाड़ियां हैं उनके साथ लगी हुई है।
तो पटकई पहाड़ी यहाँ पर आपकी सही हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आराम से समझेंगे, मैं बहुत ही इत्मीनान से आपको बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं भागम भाग में, एकदम अच्छे से चीजों को समझते चलना है। क्योंकि इस बार अगर पिछली बार मान के चले कि पटकई पहाड़ियां पूछ दिया, इस बार हो सकता है आपको जो है ट्रांस हिमालय, जो हमने बताया बृहद हिमालय भी जिसे कहा जाता है, इसी ट्रांस हिमालय को एक शब्द यूज होता है बृहद हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां पूछ दे, ट्रिक आप याद रखेंगे कलेजा पर। कलेजा पर माने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 2-3 बार इसको बोलेंगे याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत कठिन ट्रिक नहीं है। यह कहाँ ट्रांस हिमालय के पहाड़ों का भाग है। इसे बार बार पूछता है, लद्दाख किस हिमालयी पहाड़ी का भाग है, किस हिमालयी चोटी का। जास्कर किस श्रेणी में पाया जाता है, या पीर पंजाल किस श्रेणी में पाया जाता है। तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा ट्रांस हिमालय के जो है 4 पर्वत मुख्य, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पर, जिसमें से काराकोरम भी एक है। किंतु यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है, पटकई पहाड़ियां। इत्मीनान से समझिए, नोट करिए, जो मैं की पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों उसको नोट करते चलिए, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले एक हमारे लिए मोटिवेशनल कोट आता है, आप देखिएगा जरा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों आप जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत बार विद्यार्थी डीमोटिवेटेड हो जाता है। हम लोग भी, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले कई बार एग्जाम्स देता था, परीक्षाओं में फेल होता था, कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से। ऐसा नहीं है, ये सब जो दौर आप झेल रहे हैं या जो चीजें आप पर बीत रही हो, हम लोग भी झेले हैं, लेकिन यही आपकी जो है सफर के अंत नहीं है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी, भी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। ये लाइनें बहुत ही गजब की लाइनें सेट की है एडिटर ने हमारे, जो है जो भी टाइप करने वाले हैं। जमीन नहीं मंजिल मेरी, मेरी मंजिल जमीन नहीं है, पूरा आसमान बाकी है। बहुत कुछ करना है दोस्तों, संघर्ष अभी बहुत है, आप तो बस करते जाइए, और उसमें हम आपके लिए बहुत कुछ तो नहीं आपसे वादा कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर करूंगा दोस्तों कि जिस तरह से मैं सरकारी नौकरी में सफलता पाया, आपकी भी सफलता में आने वाली बाधाओं को दूर करके आपको भी सरकारी नौकरी के लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मैं और मेरे कई दोस्त जो गवर्नमेंट सर्विस में है, हम लोग जो है अपने ड्यूटी से जो बचा हुआ समय होता है, उस समय को निकाल कर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट करना, एनसीईआरटी की किताबों से क्वेश्चंस लाना, एसएससी के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस लाना। हमारा टारगेट रहता है कि हम कहीं से उलूल जुलूल प्रश्नों को नहीं, बल्कि वे प्रश्न जो एग्जाम्स में रन कर रहे हैं, विभिन्न एग्जाम्स में चल रहे हैं, उनको लाएं। बहुत मोटिवेशन शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब रील देख के मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। माँ बाप का चेहरा देखिए, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। ये लाइनें तो भले ही डाल दी गई हैं, मैं तो हर स्टूडेंट को सिर्फ इतना कहता हूं कि अपने परिवार पर एक नजर डालकर देखिए, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण जो है, बहुत ही साइंस का एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी कह लीजिए, और समझने वाला प्रश्न है, बाकी आप समझ सकते हैं, बहुत कठिन भी नहीं है। कि कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। प्रकाशानुवर्तन, श्वसन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय अनुचलन। 2 ऑप्शन तो आप एग्जाम में ऐसे देखते ही कट कर देंगे। श्वसन तो कोई मतलब नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण भी आप देख ही रहे हैं। अब हम विचार करते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। प्रकाशानुवर्तन माने प्रकाश के साथ होने वाली वृद्धि। एक जो है टर्म आप यहां पर जो है याद रखेंगे कि जो है प्रकाश के साथ होने वाली वृद्धि, जो प्रकाश के साथ होने वाली वृद्धि है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। होने वाली वृद्धि या विकास, होने वाली विकास या वृद्धि, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पौधे जो है प्रकाश के साथ जो बढ़ते हैं, उस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इस तरह से भी कुछ आपके बायोलॉजी के, बॉटनी के, जूलॉजी के प्रश्न एसएससी डालती है, ट्रिपिकल प्रश्नों को, इसको याद रखेंगे। ये टर्म बस इतना याद रखेंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों का बढ़ना, पौधों में होने वाली गति, प्रकाशानुवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। प्रश्नों को बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे तब समझ में आपको आएगा
इसको नोट करेंगे ऐसे प्रश्नों को। यह प्रश्न एसएससी बना रही है आजकल। भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, यह लाइन आप देखेंगे। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का मतलब कि मूल अधिकार की चर्चा आप जानते हैं, संविधान की सीरीज जो मैं चला रहा हूं उसमें पढ़ाया गया है। भाग आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे, आपको मिलेगा। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में आपको जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की चर्चा है। इसमें भी आप देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसकी चर्चा की गई है। अब आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में जो है जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं, आबाद संचरण का अधिकार, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने आने जाने की स्वतंत्रता, इस तरह से जो है आर्टिकल 19 में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, फ्रीडम दी गई हैं, आर्टिकल 19 की सभी फ्रीडम के बारे में यहाँ बात हो रही है कि किन परिस्थितियों में उन्हें कम किया जा सकता है। यह शब्द आप याद रखेंगे। राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के कई सारे टर्म्स हैं, आप यहाँ पर समझेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसको आप देखेंगे, ये अनुच्छेद 352 में आता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में आता है, इसको भी आप देखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। महामारी के लिए तो विशेष अधिनियम ही है, महामारी वगैरह फैलती है, कोविड महामारी में लॉकडाउन वगैरह लग गया था, आप देख ही रहे हैं। राज्य का आपातकाल में राज्यपाल शासन, जब जो है राजकीय शासन विफल हो जाता है तो यह भी राष्ट्रपति शासन से प्रेरित, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को यानी जो गवर्नर नियुक्त किया है राष्ट्रपति ने, उसके हाथ में सत्ता दे देता है। तो जब राष्ट्रीय आपात, यहाँ पर एक टर्म सबसे बड़ा आपात आप देखेंगे कि जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है जो है, या फिर आंतरिक अशांति के आधार पर तो अब नहीं लगाया जा सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह, मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हो गया, या फिर युद्ध छिड़ गया, या देश में बहुत भयावह स्थिति आ गई किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय जो है आपके मौलिक अधिकारों को खत्म किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार, जैसे कहीं पर भी संचरण करने का अधिकार धारा 144 लगा करके बंद कर दिया जाएगा, कहीं पर भी बोलने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा। तो कुछ स्वतंत्रता को, बाकी जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21, 20 इन सब चीजों में तो रहेगा ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको कम किया जाएगा। आने जाने पर रोक लगा दिया जाएगा, कहीं पर कुछ भी बोलने पर रोक लगा दिया जाएगा, तमाम चीजों पर रोक लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपात के दौरान। इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसको आप एक बार थोड़ा सा गौर से मैं देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं कि जब हमारा मूल संविधान बनता है तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां हैं। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जो है संविधान संशोधन 52वां होता है। एक संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा कई बार, जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73वां होता है, 73 एजुकेशन से रिलेटेड। एक संविधान संशोधन जो है 74वां होता है, ये जो है पंचायत से रिलेटेड, जो है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इनको ध्यान रखेंगे, पंचायतों से संबंधित। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, तो इनसे जो है संविधान में कुछ अनुसूचियां जोड़ी जाती हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो संविधान में 8 थी, प्लस 1, 2, 3, 4 जोड़ दी गई। तो अगर संविधान में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई तो कुल अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। इसको ध्यान रखेंगे। यहां पर उत्तर सही हो जाता है हमारा सी, 12 अनुसूचियां, क्योंकि यहां वर्तमान या मूल शब्द नहीं दिया है, प्लस 8 ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो आप 12 मारेंगे। अगर मूल की बात करेगा तो 8 ऑप्शन में देगा, तब आप 8 मारेंगे। तो अनुसूचियों की संख्या संविधान में आपके कितनी है दोस्तों? 12। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, अधिक से अधिक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं, तथा आप भी इनको पढ़ें, तथा अपने साथियों जो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की जरूरत है जिन्हें, क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है जिन्हें, कैसे, ये मैं आपको ये नहीं कहता कि इसी को केवल पढ़ने से आपके एसएससी जीडी क्लियर होगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इसको पढ़ने से 1-2 नंबर से रुकने वाले रिजल्ट नहीं रुकेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है, ये समझना है। प्रश्न नंबर 5,
किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात की जा रही है यहाँ पर। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इससे संबंधित एक मैं आपको तथ्य पहले बता दूं, आप समझ लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है। एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में जो है एक एक्ट पारित होता है। सम्मेलन का डेट आप जान लीजिए, इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून 1973। पर्यावरण को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है और इसी दिन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई जो है घोषणाएं की जाती हैं और उस दिन के को हमेशा यादगार बनाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है 1 मई को मजदूर दिवस से संबंधित भी कई बार प्रश्न एसएससी ने पूछा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 मई को क्या मनाया जाता है साथियों? मजदूर दिवस, लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे। 1 दिसंबर का प्रश्न भी आता है कि 1 दिसंबर को क्या होता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस जो है, एड्स डे भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसको याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1973 में जो है मनाया जाता है। हालांकि 72 में घोषणा होती है, 73 में इसको सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र परिषद महासभा द्वारा। यूएन महासभा, ये भी याद रखेंगे कि करता कौन है घोषणा? यूएन महासभा, जिसे विश्व की जो है संसद कहा जाता है, यूएन महासभा। इसको ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तृतीयक क्षेत्र आप जानते हैं दोस्तों, भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते, तृतीय एक बार आप जो है जो क्षेत्रों के बारे में है, ये कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न आता है इसमें बार बार पूछता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आती है कृषि। इसको ध्यान रखेंगे, माने कोई चीज उत्पादित करना। और एक होती है सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेक्टर, इसमें होता है निर्माण, कृषि और निर्माण। और एक होती है टर्शियरी यानी तृतीयक सेक्टर, एक होती है आपकी तृतीयक। इसमें होती है सेवा क्षेत्र। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं, हल्के से आप समझ लीजिए, बहुत समय नहीं लूंगा। कृषि, मान के चलिए कि आपने क्या किया कि खेत में गन्ना बो दिया। अब गन्ना ये आप गन्ना उपज कर रहे हैं और गन्ने को बेच रहे हैं, तो आप जो है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं यानी कृषि उद्योग काम कर रहे हैं। अब उस गन्ने से जो है गुड़ या चीनी या जो भी प्रोडक्ट उत्पाद बना रहे हैं, मिठाइयाँ, जो चीजें आप बना रहे हैं, सिरका सीरा जो भी बना रहे हैं, वो जो है सेकेंडरी में चला गया यानी प्रोसेसिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आप समझेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसका तृतीयक में क्या हो गया? सेवा प्रदाता। जैसे आप मोबाइल कंपनी की सिम यूज कर रहे हैं, यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो सेवा दे रहे हैं आपको, होटल की सेवा, होटल वालों को समझ लीजिए, या फिर कोचिंग वालों को समझ लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, या जॉब समझ लीजिए, जो आप सेवा देते हैं, या कम्युनिकेशन सेक्टर को समझ लीजिए कि बातचीत जो कर रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज आप ले रहे हैं, इंटरटेनमेंट यानी टेलीविजन को समझ लीजिए। तो जो सर्विस दे रहे हैं उनको तृतीय क्षेत्र में देखते हैं। तो अब यहाँ अब इतना आपने समझ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय सेक्टर, इतना आप जानिए। इनसे संबंधित बार बार प्रश्न आता है कि प्राथमिक क्षेत्र का एक विषय है कृषि। कृषि कह लीजिए किसी भी विनिर्माण क्षेत्र में, या फिर जंगलों से लकड़ियां ले रहे हैं, प्राथमिक सेक्टर है। जंगलों से रबड़ के दूध निकाल रहे हैं, प्राथमिक सेक्टर है। गाय का दूध उत्पादित कर रहे हैं, प्राथमिक सेक्टर में आपका आ जाएगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में उसकी प्रोसेसिंग होगी, सेकेंडरी में जो है उसको परिष्कृत करके उससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जो भी कृषि के उत्पाद हैं, रबड़ है तो उससे रबड़ बनाया जाएगा, सामान बनाई जाएगी, दूध है तो पनीर मटर बनाया जाएगा, जो भी चीजें हैं या आपके प्रोडक्ट अगर बनने लगा तो सेकेंडरी में आ जाएगा। तृतीयक आप जानते हैं सेवा, सर्विस प्रोवाइडर, होटल है, एजुकेशनल है, कोचिंग है, जॉब है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम कंपनी है, ये सारी चीजें सेवा में आती है तृतीयक में। तो आइए इसको समझिए जरा सा कि कैसे यहाँ पर चीजें दी गई है। यहाँ पर ये कहते हैं, प्रश्न आपका बनता है, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से समझ में आए, जो है कि तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 कथन सही होगा। नहीं को ध्यान देंगे। सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास, भैया जब तृतीय क्षेत्र में सेवा हमने बता दिया
कि तृतीय क्षेत्र में आपका हमेशा क्या रहेगा, सेवा रहेगा। तो सेवा प्रदाता उद्योग क्यों नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, सही है, बढ़ेंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, ये तो एकदम तगड़े में बढ़ेगा। इंटरनेट, जियो फाइबर, तमाम केबल, एयरटेल, जियो, रेल नेट, तमाम देख रहे हैं इंटरनेट का कितना विकास हो रहा है, आईटी सेक्टर का विकास हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का विकास होगा, तभी तो सेवा, होटल, घर बैठे होटल बुक करिए, सोते सोते हवा में उड़ जाइए, तमाम चीजें आ रही हैं। ऐसे ऐसे प्रचार आते हैं कि लगता है अजीबोगरीब दुनिया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि भी आप देख सकते हैं। जब लोग जॉब करेंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ेगा, या फिर एक कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी आएगी, आईटी सेक्टर बढ़ेगा, तो हर व्यक्ति की आय में वृद्धि भी होगी तमाम तरह से। इसके बाद ये भी सही आपका ऑप्शन है। यहाँ सही नहीं खोजना, निगेटिव कौन सा है जो तृतीय सेक्टर को जो है के लिए नहीं यूजफुल है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, इसका कोई लेना देना नहीं, समझिए बात को। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता जो है, सेवा, भैया मोबाइल, इंटरनेट, या कह लीजिए सेवा, होटल, कोचिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास कुछ नहीं हो रहा है। उनके अंदर जस्ट वही दिमाग में उनके भरा हुआ है कि अब क्या बताएं, कहना तो नहीं चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि कितनी राजनीतिक जागरूकता है। हम अपने धर्म वाले को वोट देंगे, हमारा रिलीजन सबसे ऊंचा है, हमारी कास्ट सबसे ऊंची है, हमारी पार्टी सबसे ऊंची है, चाहे वो हमें बर्बाद क्यों न कर दें, हमें जॉब चाहे न दें वो, चाहे हमें रोटी न दें, चाहे हमें मकान न दें, कुछ भी नहीं चाहिए भैया, लेकिन हम अपने धर्म जाति वाले को ही वोट देंगे, हम ये करेंगे। तो राजनीतिक जागरूकता तनिक भी नहीं है। कुछ लोग इस पर धर्म जाति के नाम पर वोट देंगे, कुछ लोग अपने क्षेत्र के नाम पर वोट देंगे, कुछ लोग दारू शराब मुर्गा तमाम चीजें हैं उस पर वोट देंगे, बाकी राजनीतिक विकास इससे कोई नहीं है, आप इसको समझेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा भैया, ये समझेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मालगुडी डेज किसकी रचना है। मालगुडी डेज एक जो है रचना है, आप जानते हैं इसके बारे में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मालगुडी डेज किसकी रचना है। तो ये जो है सीधा उत्तर पे आप आते हैं, इसका उत्तर R.K. नारायण, याद रखेंगे, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको जो है नोट कर लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो है एसएससी ने लगभग, मैं प्रैक्टिस सेट को खंगाल रहा था कई वर्षों के, तो यह मुझे 2-3 बार रिपीट दिखा, तो मैंने इस प्रश्न को शामिल किया। इसमें अक्सर वही प्रश्न है जो 5-7 बार रिपीट किए हैं, इन्हें याद करना ही पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। एसएससी बार बार करती क्या है, इस बार मालगुडी डेज पूछिए, अगली बार अमित त्रिपाठी पूछ लेगी, अगली बार शशि थरूर पूछ लेगी, ऐसे ही पूछते रहेगी। कभी R.K. नारायण की, तो कभी विक्रम सेठ की, तो कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो कभी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये किताबें फेमस किताबें हैं एसएससी की, जिन्हें पूछना ही पूछना है। बाकी आप इनको भी जो है, ये शशि थरूर की एक अभी किताब आती है अंबेडकर के ऊपर जो है, इसको भी आप याद रखेंगे, बाबा साहब BR जो है अंबेडकर के ऊपर एक इनकी भी बुक आती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अंबेडकर अ बॉय, ए लिटिल बॉय करके, ऐसे अंबेडकर अ लाइफ करके पुस्तक आती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 8वां प्रश्न, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां, जो है राजकोषीय वर्ष जो वित्तीय वर्ष होता है जिसे कहते हैं, सरकार की सभी प्राप्तियां यानी जितनी चीजें आई हैं और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। बहुत ही सही प्रश्न है कि एक वर्ष में कितना धन, एक वर्ष में कितना धन आया सरकार के पास, आपके पास नहीं, आप तो अपना अलग ही रखिए, आया और गया, दोनों के लेखा जोखा को क्या कहते हैं, सरकार कैसे प्रस्तुत करती है। एक सिस्टम आपने बार बार सुना होगा जो है बजट शब्द। बजट के बारे में संविधान में भी अनुच्छेद 110 आर्टिकल में चर्चा की गई है, बल्कि बजट की चर्चा नहीं की गई है, वहां पर एक शब्द यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आप ध्यान रखेंगे संविधान में बजट शब्द का जिक्र जो है नहीं है, यहाँ पर जो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी हिंदी में अगर इसको ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है कि एक वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा आप देंगे। अब देता कौन है बजट, बजट के बारे में आप जान लीजिए कि बजट देने वाला, मैं इसको क्लियर करके आपको बताता हूं, आप यहां से समझिए कि बजट के बारे में हमने बताया कि आर्टिकल 110 में चर्चा है, यह आप समझ लिए। इसके बाद इसको फाइनेंस मिनिस्टर यानी हमारे निर्मला सीतारमण जी जो भी हैं, निर्मला जी, मैं उनका नाम भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। यानी जो हमारे वित्त मंत्री हैं यह इसको प्रस्तुत करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। शीतकालीन बजट या मानसून बजट जो है इसको प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्री का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है दोस्तों, बजट कहलाता है। बाकी पूंजी आप जान रहे हैं,
व्यापार में एक मुश्त लगाई हुई धनराशि को पूंजी कहते हैं, निवेश कैपिटल। इसके बारे में भी आप जानिए, जो है इकोनॉमिक संबंधित प्रश्न है। राजस्व जो है ये भी जानते हैं, राज्य व्यय, जो है लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राजस्व की बात कर रहे हैं, तो ये भी वही है। कर के बारे में जानते हैं, टैक्स के बारे में, टैक्स में जीएसटी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में आप जान ही रहे हैं। जीएसटी किस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, 101वां संविधान संशोधन है, सारी चीज़ें आप इसको ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बजट सही हो जाएगा। ऑप्शन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दुनिया, ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है। रूस की क्रांति का बहुत ही फेमस नारा है, क्योंकि रूस की क्रांति से संबंधित प्रश्न आता है, फ्रेंच क्रांति से संबंधित प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व इतिहास का एक छोटा सा प्रश्न है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों। रूस की क्रांति जो है मजदूरों से संबंधित क्रांति थी, और यह क्रांति आप जानते हैं कम्युनिस्ट एक क्रांति थी, या मार्क्सवादी कह लीजिए। कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया, ये ध्यान रखेंगे। कार्ल जो है मार्क्स का नारा है, प्लस इनके एक जो साथी थे इनका नाम फ्रेडरिक एंजल, ये भी ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक एंजल, ये जो है याद रखेंगे। रूस की क्रांति, मजदूरों को एकजुट करने के लिए कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ये जो है ऐसा किया गया, जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए। बाकी हमारे एक और प्रश्न, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच क्रांति से हमारे जो है प्रस्तावना में एक शब्द जो है, प्रस्तावना में जो है एक एकता, अखंडता और बंधुत्व का जो लिया गया है शब्द जो है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न, नालंदा किस धर्म से संबंधित, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षा संस्थान है? इसको ध्यान रखेंगे, किस धर्म का है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए कि पटना बिहार में स्थित एक विश्वविद्यालय है, जो विश्व का सेकेंड जो है विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आप पूछेंगे पहला कौन सा है? पहला तक्षशिला के बारे में आप जानते होंगे, तक्षशिला ये पहला है। और नालंदा को ध्वस्त करने का काम किसने किया? एक जो है बख्तियार खिलजी के बारे में आपने बार बार सुना होगा कि बख्तियार खिलजी, इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इस पर 3 बार आक्रमण हुए थे दोस्तों, तीसरी बार इसने तो एकदम इसको नेस्तनाबूद ही कर दिया बख्तियार खिलजी ने। और यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ईसाई, जैन, इस्लाम नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको उत्तर मिलेगा, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी आपको, इसको ध्यान रखेंगे। जो है तक्षशिला के बारे में आप जान रहे हैं, सबसे प्राचीनतम है, और नालंदा दूसरा सबसे प्राचीनतम है। और अगर एक प्रश्न आता है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके आपको बताना चाहूँगा, एक प्रश्न आता है कि नालंदा जो है विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित तो है ही है, किसने बनवाया था? तो यह गुप्त वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, इसको याद रखेंगे। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, इसको समझेंगे। 5वीं शताब्दी में इसका भी जो है जिक्र कई बार एग्जाम में किया गया है। ये तो कम पूछता है, लेकिन ये वाला पूछता है कि किस वंश के किस शासक ने बनवाया था। किस वंश ने कभी पूछ दे बनवाया था, तो किस शासक ने बनवाया था, किस धर्म से संबंधित था। मतलब 3 पॉइंट आप जो है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे नालंदा से संबंधित, ये पूछा हुआ है प्रश्न। 3 बार इस पर आक्रमण हुए। बौद्ध धर्म में भी कभी कभी पूछ देगा कि किस शाखा का, तो हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का यहाँ पर अध्ययन लोग करते थे, हीनयान शाखा संबंधित लोग थे यहाँ पर। दोस्तों सीरीज पसंद आ रही हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, टेस्ट सीरीज दे करके आपको कुछ लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हो, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जिसके प्रैक्टिस प्रश्नों की आपको ज़रूरत है, ताकि हम आपके लिए उपलब्ध करवा सकें। उसके बारे में हमें लिख करके भेजें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है उससे जुड़ें, पिछले 3-4 प्रैक्टिस सेट जो कराए जा चुके हैं उनको करें, तथा हमारा फाउंडेशन बैच भी पॉलिटी का चल रहा है, उसको ज्वाइन करें। फ्री क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, कोई पेड बैच नहीं, कोई ऐप्स पे पेड करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक्चुअल डेटा के साथ, ऑथेंटिक डेटा, एनसीईआरटी बेस्ड, या कह लीजिए कि आपको टोटल जो एग्जाम बेस्ड प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।